जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। कारपोरेट अकाउंटिंग में पिछले 27 वीडियो में आपको दे चुका हूं, जहां पर कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से लगा करके एवरीथिंग मैंने शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको दे रखा है। फिर चाहे वो बाई बैक ऑफ शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हो, ओवर प्रोराटा हो, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको वहां पर। तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट आपको दी गई है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, कुल मिलाकर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अर्थात ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसमें पिछले 3 वीडियो में मैं बेसिक उसका पूरा का पूरा बता चुका हूं, आपको कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अर्थात ऋण पत्रों का, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्रों का निर्गमन मैंने आपको बताया था 3 तरीके से ऋण पत्रों का निर्गमन हो सकता है। नंबर 1 कंडीशन होती है हमारी, नंबर 1 पर होता है फॉर कैश, आप नगद पैसा चाहते होंगे, इस वजह से शेयर्स को इशू करेंगे। नंबर 2 हो सकता है अदर देन कैश, अदर देन कैश, आप कैश नहीं चाहते हैं फिर भी ऋण पत्र निर्गमन करना चाहते हैं। और नंबर 3 होता है आपका कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं सहायक प्रतिभूति, सहायक प्रतिभूति या फिर समपार्श्विक भी कहते हैं, सम पार्श्विक प्रतिभूति ये कहते हैं इसको। तो 3 उद्देश्य के लिए आप शेयर्स को इशू करते हो, या तो आप कैश चाहते हो, या तो कैश चाहते हो, या तो कुछ कैश नहीं चाहते हो, कुछ और चाहते हो, अदर देन कुछ है, या फिर आप कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पर इसको इशू करना चाहते हो। तो अगर कैश के लिए आप इशू करोगे तो सेम रूलिंग आपके लिए जो इश्यू ऑफ शेयर की होती थी, जो इश्यू ऑफ शेयर की थी वही चलेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। बाकी एंट्रीज सब वही रहेंगी, बस अंतर क्या होगा, यहां पर हम लोग या तो पार वैल्यू पर इशू कर सकेंगे, पार वैल्यू पर इशू करेंगे। नंबर 2 प्रीमियम पर भी इशू कर सकेंगे, प्रीमियम पर भी इशू कर सकेंगे। और नंबर 3 इनको डिस्काउंट पर भी इशू कर सकेंगे, डिस्काउंट पर इशू कर सकेंगे। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये बता चुका हूं। ये एक नई बात आएगी क्योंकि शेयर में डिस्काउंट था नहीं, सेक्शन 53 उस पर रोक लगा रहा था, तो वो मैंने बताया नहीं आपको। तो डिस्काउंट की क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कैश के लिए अगर आप इशू करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, आप एप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, देन अलॉटमेंट करेंगे, और अलॉटमेंट के बाद में कॉल करेंगे। बिल्कुल भी वैसे किया जाएगा जैसे शेयर्स के केस में किया जाता था, बिल्कुल एप्लीकेशन होगा, आवेदन पत्र आएंगे, बैंक में जमा करेंगे, अलॉटमेंट होगा, कॉल करेंगे, सब कुछ, ओवर प्रोराटा होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, सब कुछ होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा शेयर्स के केस में होता था। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अदर देन कैश क्या होता है, यहां पर हम इशू करते हैं किसके लिए, मान लो वेंडर्स को इशू कर रहे हैं, वेंडर्स है ना, प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं, प्रमोटर्स को इशू करे जा रहे हैं शेयर्स, अंडर राइटर्स को इशू किए जा रहे हैं, अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो ये शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं इनसे क्या कैश लोगे आप, इनसे क्या, सॉरी यहाँ जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो क्या इन लोगों से कैश लोगे, नहीं, इनसे आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो, इनसे क्या कर रहे हो, कोई एसेट्स खरीद रहे हो, इनसे आपने कोई फैसिलिटी ले रखी है, कोई फैसिलिटी आपने ऑलरेडी ले रखी है, तो अब क्या इनसे कुछ और लोगे, इनसे भी आपने कोई फैसिलिटी पहले से ही ले रखी है, तो क्या आप फिर से कुछ और लोगे, नहीं, उस फैसिलिटी के बदले में हम इनको डिबेंचर्स देंगे। जैसे वेंडर्स से हमने असेट्स खरीदी तो उनको डिबेंचर्स इशू कर दिए, प्रमोटर्स से हमने सर्विसेज ली तो डिबेंचर्स इशू कर दिए, अंडर राइटर्स से हमने ली, कुछ सर्विसेज ली तो उनको हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। एंट्री क्या होंगी, बिल्कुल वही होंगी। वेंडर्स को इशू करने पर आप क्या करते थे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर पहली एंट्री करते थे, दूसरी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, अब वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स कर देंगे बस। प्रीमियम पर इशू किए गए तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स,
डिस्काउंट पर किए गए तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ऐसे कर देंगे। सिंपल, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। बस क्या करना है, शेयर की जगह पर, बस क्या करना है, शेयर की जगह पर डिबेंचर वर्ड यूज करना है बस, और कोई चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब बात करते हैं अगर अंशों को डिस्काउंट पर इशू किया गया तो सबसे पहले जो डिस्काउंट की वैल्यू होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्काउंट की वैल्यू होगी वो कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस होगी, कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि इसको दिखाया किस साइड में जाएगा, तो इसको एसेट्स साइड में दिखाया जाएगा। कहां पर दिखाया जाएगा, तो नॉन करंट असेट्स में इसको दिखाया जाएगा। कहां? नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। अगर इसका कुछ पार्ट हम राइट ऑफ कर रहे होंगे तो उसको करंट असेट्स के तहत दिखाया जाएगा, उसको करंट असेट्स के तौर पर दिखाया जाएगा। बात क्लियर है? अब इसको राइट ऑफ कहां से, ये हर एक बात मेरी क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बात एक क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल लॉस होगा डिस्काउंट, डिबेंचर्स के इशू करने पर, जो डिबेंचर्स के इशू करने पर जो डिस्काउंट दिया गया वो एक कैपिटल लॉस है। उसको कहां दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। किस हेड में दिखाया जाएगा, तो नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका कुछ पार्ट राइट ऑफ कर रहा हूं उसी वर्ष, तो उसको करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। अब सोर्स ऑफ रिटर्न ऑफ, सोर्स ऑफ रिटर्न ऑफ मतलब इसको क्या है, सोर्स हमारे पास, सोर्स ऑफ रिटर्न ऑफ, कहां से इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, तो इसको आप सरप्लस अकाउंट से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, सरप्लस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कहीं से कर दो। कैपिटल लॉस को कैपिटल रिजर्व से भी पूरा कर सकते हो, रिजर्व अकाउंट, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहां से पूरा कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब और डीप में चले जाएं, आपसे पूछा जाए पहला ऑप्शन बताओ कहां से रिडीम करेंगे, तो पहला ऑप्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा ऑप्शन कहां से करेंगे, कैपिटल रिजर्व। तीसरा ऑप्शन कहां से कर, दूसरा ऑप्शन ये नहीं होता, दूसरा ऑप्शन होता है सरप्लस अकाउंट। तीसरा कहां से करेंगे, तो जनरल रिजर्व से करेंगे। चौथा कहां से करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व से करेंगे। यहां से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बात खत्म है। इतना डीप नहीं पूछेगा, पहला पूछ सकता तो सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रायोरिटी दी जाती है। बात क्लियर है? हाँ जी सर, डिस्काउंट की बात क्लियर हो गई है। अब बात आती है, अच्छा मान लो कंपनी ने 10% 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर, तो पर ईयर रिटर्न ऑफ की जाने वाली डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो देखो 1000 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इस 10,000 को हम पर ईयर कितना रिडीम करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है समान रूप से, दूसरा होता है अनुपातिक रूप से। समान रूप से अगर इसको रिटर्न ऑफ करने की बात कही जाए तो हम देखेंगे कि कितने वर्ष के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए थे। जैसे मेरा क्वेश्चन है, अ कंपनी इश्यू 10% 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, जो 5 वर्ष बाद शोधनीय है। तो देखो अब इनको क्या करेंगे, 10,000 रुपए हमारा हो रहा है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 2,000 रुपए पर ईयर। 2,000 रुपए पर ईयर आप क्या करिए, इसको रिटर्न ऑफ पीएल अकाउंट से आप करते रहिए। कहां से करते रहिए, पीएल अकाउंट से आप 2,000 रुपए पर ईयर इसको रिडीम करते, रिटर्न ऑफ करते रहिए। 5 वर्ष में क्या होगा, बात आपके पास से खत्म हो जाएगी। बात एकदम समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रही है? एक एक बात यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। जब बात अनुपातिक की जाए, प्रोपोर्शनेट पार्ट की बात करी जाए, तो कैसे करेंगे, देखो 5 वर्ष है ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे कर लीजिए 5 4 3 2 1, ऐसे करिए तो 3 3 6 6 4 10 5 15, कितना बन गया, 15 बन गया। अब रेशियो बना दो, 5:15, 4:15, 3:15, 2:15 और 1:15, ये रेशियो बन गया। टोटल वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। अब 10,000 गुणे 5/15, 10,000 गुणे 4/15, ऐसे करके पूरा, ठीक है ना, ये रेशियो लगा दो। इस रेशियो में आप पर ईयर डिस्काउंट को रिडीम राइट ऑफ कर सकते हैं। बात क्लियर है? कुछ ना कहा जाए, अगर हमसे सीधा कहा जाए कि पर ईयर कितना अमाउंट हमको रेट ऑफ करना चाहिए आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट, तो मुझे बताओ,
तो इस कंडीशन में यही वैल्यू निकाल दी जाती है, जो कि टोटल वैल्यू ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स इशू किए गए और जब रिडेम्पशन किया जाएगा, इसके बीच का जो टाइम है उससे डिवाइड कर दीजिए, जितनी वैल्यू आए उसी से इनका रिडेम्पशन, उसी वैल्यू को हमको आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट पर ईयर ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन अगर डिस्काउंट पर किया जाए तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है? ऑलवेज डेबिट होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि सहायक प्रतिभूति क्या होती है। देखिए, कंपनी के पास, मान लो कंपनी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और इसके बदले में सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी को कुछ तो देना पड़ेगा। मान लो उसने मशीन दे रखी थी एज ए सिक्योरिटी। उस समय मशीन की वैल्यू कितनी थी? 12 लाख रुपए थी। रियलाइज वैल्यू की बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू की नहीं। 12 लाख रुपए रियलाइज वैल्यू थी। तो बैंक ने भी इजिली लोन पास कर दिया था कि ठीक है भैया, आप 10 लाख रुपए का लोन हमसे ले लो। लेकिन क्या हुआ ना, टाइम बीइंग 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए ही रहे, लेकिन मशीन तो धीरे धीरे डेप्रिसिएट होती रहेगी। डेप्रिसिएट होने के कारण मान लो इसकी वैल्यू बची हुई है 8 लाख रुपए। तो एक टाइम था जब बैंक के द्वारा दिया गया लोन कंपनी को पूर्ण रूप से सुरक्षित था, क्योंकि 12 लाख रुपए की सिक्योरिटी उसके लिए हमको मिली हुई थी, जबकि हमने लोन केवल 10 लाख रुपए का दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहां पर लोन की वैल्यू 10 की 10 ही लाख है, लेकिन यहां पर जो सिक्योरिटी दी गई थी उसकी वैल्यू कम पड़ गई है, वो रह गई मात्र 8 लाख रुपए। अब कंपनी को क्या करना, अब भैया बैंक क्या बोलेगी कंपनी से कि ऐसा है, या तो आप हमको 2 लाख रुपए का जो हमारा लोन आपके ऊपर ज्यादा आ रहा है उसका पेमेंट कर दो। वैसे बराबर में भी मानेगी नहीं, तो कहेगी 2 लाख रुपए कम से कम आप हमको पेमेंट कर दो ताकि हम बैलेंस में आ जाएं, और या तो ऐसा करो पूरा हमको पेमेंट कर दो, अपनी मशीनरी की जो बंधक है आपका इसको मुक्त कराओ, अब हम आपको लोन नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास प्रॉब्लम है। मान लो ये जो पैसा लेके आई है इसने कहीं अपनी जेब में तो रख नहीं लिया है, इसको इन्वेस्ट किया, किसी प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है। अभी वहां से अगर इसको मिला नहीं है तो इनका पेमेंट कर कैसे पाएगी? नहीं कर सकती है। तो देख, दूसरा काम कर सकती है। यहां पर एक असेट्स एज ए सिक्योरिटी पहले दी गई थी ना, जिसको मशीन को दिया गया था 12 लाख रुपए की 10 लाख रुपए के लोन को सिक्योर्ड करने के लिए। तो एक और असेट्स दे दी जाए जिसकी वैल्यू कुछ और हो, जितनी इसकी वैल्यू थी उससे ज्यादा की हो, या उस जो यहां पर गैप आ रहा, गैप कितना आ रहा, देखो 2 लाख रुपए का गैप आ रहा है ना, तो एक और असेट्स दे दी जाए जो इस गैप को पूरे का पूरा कवर कर दे। बात क्लियर है ना? इस गैप को क्या करे, कवर कर दे। तो इस उद्देश्य से अगर कोई सिक्योरिटी इशू की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, ये सहायक प्रतिभूति है, क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिए असेट्स तो पहले से इशू की ही जा चुकी थी, एक दूसरी असेट्स हम इशू कर रहे हैं जो इस गैप को बराबर कर रही है। तो असेट्स अब इशू कौन सी कर दोगे आप? बिल्डिंग इशू कर दोगे, प्लांट इशू कर दोगे, मशीनरी इशू कर दोगे, स्टॉक इशू, क्या इशू कर दोगे? कुछ भी आप इशू कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन भी है कि इसको पूरा करने के लिए आप डिबेंचर्स को इशू कर दो। क्या इशू कर दो? डिबेंचर्स को इशू कर दो। तो अगर डिबेंचर्स इस गैप को पूरा करने के लिए इशू किए जा रहे हैं तो उसको सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाएगा। अब यहां पर एक बात और आती है कि देखो, मान लो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए गए, तो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी लोन कितने रुपए का था? 10 लाख रुपए का लोन था। अब जब डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे तो ये 2 लाख रुपए का लोन कंपनी के ऊपर क्या और बढ़ जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोन की जो एक्चुअल वैल्यू थी, जितनी लोन की वैल्यू थी उतनी ही रहेगी। ये केवल सुरक्षा के तौर पर इशू किया गया है। जब कंपनी इस लोन को पेमेंट कर देगी उस समय ये डिबेंचर्स कंपनी के पास में फिर से वापस आ जाएंगे। ये डिबेंचर एक्चुअली इशू किए ही नहीं गए हैं, जमानत के तौर पर केवल कंपनी के पास रखे गए हैं कि अगर हम आपका पेमेंट नहीं कर पाते हैं या जो वैल्यू मैंने आपको दे रखी है सिक्योरिटी के तौर पर उसकी वैल्यू और कम हो जाए तो उस कंडीशन में ये सहायक प्रतिभूति हमारी ओरिजिनल लोन के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। बात क्लियर है? तो यहां पर लोन की वैल्यू वही रहेगी जो ऑलरेडी पहले से लिया गया था। लोन की वैल्यू कोलेटरल सिक्योरिटीज के इशू करने पर बढ़ती नहीं है, वो जितनी थी उतनी ही रहती है। अच्छा, दूसरी बात आती है, क्या कंपनी को फिर 12 लाख रुपए पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। जब यहां पर लोन बढ़ा ही नहीं है, जब लोन की वैल्यू बढ़ी ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ जाएगा? तो ये जो सहायक प्रतिभूति के रूप में कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स का, ये ना तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी जनरेट करते हैं और ना ही इस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है। अच्छा, अगर लायबिलिटी जनरेट नहीं करते, इंटरेस्ट देना नहीं होता, तो फिर इसको लिखते कहां है? क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी के जो लॉन्ग टर्म लोन की हेडिंग पड़ती है सिक्योर्ड लोन के तहत हम डिबेंचर्स को लिखते हैं, यहां वहां पर इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे?
अरे भाई मेरे, अगर वहां पर इसको लिख दोगे तब तो ये लायबिलिटी जनरेट कर ही देगी, फिर आप कहां बचोगे लायबिलिटी से। और इधर लायबिलिटी जनरेट होगी, उधर कैश आएगा नहीं, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। आप बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर कैसे करोगे, लायबिलिटी और असेट्स फिर बराबर कैसे होगी, क्योंकि यहां से आपको कैश बिल्कुल नहीं आया है, ये तो आपने एज ए सिक्योरिटी इशू किया है। तो फिर क्या करना है, इसको लिखना कहां है, तो जहां पर आप बैंक लोन ऑलरेडी लिख रखे होंगे, क्या बैंक लोन अकाउंट ऑलरेडी आपने लिखा होगा जब आपने लोन लिया था तब, उसी के नीचे इसको अलग से नोट कर दिया जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। बात क्लियर है। तो ये नियम होता है आपका सहायक प्रतिभूति के रूप में जब ऋण पत्रों का आप निर्गमन कर रहे होते हैं तब। तो ऋण पत्रों का निर्गमन 3 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप कैश पर्पस कर रहे होंगे, या तो अदर देन कैश पर्पस कर रहे होंगे, या तो कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पर इनका निर्गमन कर रहे होंगे। मैंने आपको इसकी एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं बताई है, केवल डिस्काउंट की कंडीशन बताई है। यहां से रिलेटेड 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको यह देखना है कि कैसे इनका इशू किया जाता है, तो शेयर्स की कंडीशन में जाकर के प्रॉपर सारी चीजें मैंने आपको समझाई, वहां जाकर के आप देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ए टू जेड सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है। अदर देन कैश भी मैंने वहां पर अलग से वीडियो दिया हुआ है, जहां पर वेंडर्स को कैसे इशू किए जाते हैं, प्रमोटर्स को कैसे इशू किए जाते हैं, अंडरराइटर्स को कैसे इशू किए जाते हैं, सब कुछ वहां पर बताया है। सेम कंडीशन, बस शेयर कैपिटल की जगह पर अब डिबेंचर्स वर्ड यूज करने लगेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, वहां से देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अर्थात ऋण पत्रों का शोधन कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेरी आपकी ऐसी रह गई है, आपको कोई ऐसी चीज लगती है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा, या फिर मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेदशिरा पर आकर अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।